अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन का नियमन। हम ये जानते हैं कि हम हमारे ब्रीदिंग को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। कभी तो हम योगा के दौरान गहरी मीन्स डीप ब्रीथ कर सकते हैं, सोने के दौरान हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है, रेस्ट के टाइम पर भी हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है, जब हम दौड़ते हैं तब हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम हमारी ब्रीदिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से श्वसन का नियमन हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, और वो भी मस्तिष्क के एक भाग जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके द्वारा हमारे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए केंद्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं श्वसन लय केंद्र मींस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नाम से ही पता लग रहा है ऐसे केंद्र या ऐसे सेंटर जो हमारी रेस्पिरेशन की रिदम को बनाए रखें मींस श्वसन की लय को बरकरार रखें, उन्हें बोलते हैं श्वसन लय केंद्र। इसमें दो सेंटर होते हैं, दो समूह हैं। एक पृष्ठ श्वसन समूह मींस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे बोलते हैं DRG। दूसरा है अधरीय श्वसन समूह मींस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मींस VRG। अगर हम इन दोनों की पोजीशन की बात करें DRG और VRG, तो नाम से ही पता लग रहा है D मींस डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड में, और V मतलब वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे की साइड में। पृष्ठ मतलब डॉर्सल जो कि पीछे की साइड में है, और वेंट्रल मींस अधर जो कि आगे की साइड में। हमने इसे ऐसे बनाया है DRG जो कि पीछे की साइड में है डॉर्सल साइड में, और VRG जो कि आगे की साइड में। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि DRG के आगे की साइड में VRG है? DRG के आगे की साइड में VRG है मींस एंटीरियर साइड में, मींस अग्र भाग में है, और साथ ही साथ ये पार्श्व मींस साइड में प्रेजेंट होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि VRG DRG के आगे और पार्श्व मींस साइड में होता है, इस वजह से बोला जाए VRG किधर है? तो DRG के अग्र पार्श्विक भाग में पाया जाता है। दोबारा से समझते हैं, DRG मींस डॉर्सल साइड मींस पीछे की साइड है, VRG मींस वेंट्रल साइड मींस आगे की साइड है, और DRG के किधर है? तो DRG के आगे है और पार्श्व में है, तो ये DRG के अग्र पार्श्विक भाग में होता है। तो ये तो पोजीशन की बात हो गई। अब काम कैसे करते हैं, या इनसे जब सिग्नल आता है तो किस किस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पढ़ते हैं। DRG का नॉर्मल ब्रीदिंग में ही रोल होता है, मींस हमारी जो सामान्य श्वसन है उसे कंट्रोल करने वाला होता है DRG। और हम ये जानते हैं सामान्य श्वसन के ये दो प्रक्रियाएं होती थी, सामान्य अंतःश्वसन और सामान्य बहिर्श्वसन, जिसमें से सक्रिय क्रिया केवल थी सामान्य अंतःश्वसन। तो ये सामान्य अंतःश्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि बहिर्श्वसन में तो यहां से सिग्नल जाता ही नहीं है, कोई भी मसल का कोई कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं, और वहां केवल मसल का शिथिलन मींस रिलैक्सेशन होता है। तो जब हम अंतःश्वसन करते हैं उस समय DRG से सिग्नल दो जगहों पर जाता है, पहला डायफ्राम पे और दूसरा EICM पे। और जब यहां से सिग्नल इन दोनों जगहों पर जाएगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होने से नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा, मींस ये काम करता है नॉर्मल ब्रीदिंग में। अब आते हैं VRG के काम पर। VRG का नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई भी रोल नहीं होता, मींस सामान्य श्वसन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो फिर इसकी भूमिका किसमें है? तो ये काम करता है डीप ब्रीदिंग मींस गहरे या बलपूर्वक संवासन या श्वसन में। कैसे? हम ये जानते हैं कि फोर्सफुल ब्रीदिंग
के भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट फोर्सफुल इंस्पिरेशन मींस फोर्सफुल या बलपूर्वक अंतः श्वसन, और दूसरा होता है बलपूर्वक बहिर्श्वसन। इनके बारे में बहुत डिटेल में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बलपूर्वक संवासन के लिए ये 4 मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। बलपूर्वक अंतः श्वसन के लिए इन दोनों का, और बलपूर्वक बहिर्श्वसन के लिए इन दोनों मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो टोटल मिलाकर इन चारों पर VRG से सिग्नल जाता है। किस किस पर? डायफ्राम पर, EICM पर मींस बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों पर, IICM मींस आंतरिक अंतरापृष्ठ पेशियों पर, उदरीय पेशियां मींस एब्डोमिनल मसल पे। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन मींस डायफ्राम और EICM के कॉन्ट्रैक्शन से तो होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन मींस बलपूर्वक अंतः श्वसन, जबकि IICM और उदरीय पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है बलपूर्वक बहिर्श्वसन मींस फोर्सफुल एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं, DRG और VRG। एक और सेंटर ब्रेन में पाया जाता है जिसे बोलते हैं पोन्स, और वो काम करता है तेज या जल्दी जल्दी ब्रीदिंग के लिए। इन तीनों को हम ऐसे याद रख सकते हैं एक वर्ड में, DRG मतलब नॉर्मल सांस मींस नॉर्मल ब्रीदिंग, VRG मतलब गहरी सांस मींस डीप ब्रीदिंग, और पोन्स मतलब जल्दी जल्दी सांस मींस रैपिड ब्रीदिंग। अब हम पढ़ते हैं पोन्स में स्थित उस सेंटर को जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। DRG और VRG को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के एक और सेंटर के बारे में जो कि श्वसन को प्रभावित करता है, और उस सेंटर का नाम है पोन्स। पोन्स में जो सेंटर श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नॉर्मली न्यूमोटैक्सिक सेंटर का सामान्य श्वसन में कोई भी रोल नहीं होता। जैसे VRG का कोई रोल सामान्य श्वसन में नहीं है, वैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर का भी नहीं होता। जब DRG पर चीजें नहीं संभलती हैं तब VRG काम करता है, और जब DRG और VRG दोनों पर चीजें नहीं संभलती हैं तब न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करता है। इसी वजह से NCERT में दिया है कि इट कैन चेंज द अल्टर ऑफ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मींस न्यूरोटैक्सिक सेंटर श्वसन लय केंद्र के कार्यों को अल्टर मींस चेंज या बदल सकता है। कैसे? जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से आवेग आता है या सिग्नल आता है तो ये अंतः श्वसन के लिए जो जिम्मेदार केंद्र है, जो सेंटर है DRG, उसको ये स्विच ऑफ कर देता है मींस उसके स्विच को बंद कर देता है। उससे क्या होगा? ये सारा काम अपने कंट्रोल में ले लेता है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मींस श्वसन लय केंद्र के स्विच को बंद कर देता है। उससे क्या होगा? ये जब सिग्नल भेजता है तो ये अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है। जैसे हमने पढ़ा था सामान्य अंतः श्वसन 2 सेकंड का होता है, तो ये उसे 2 सेकंड से कम में ही इंस्पायर करवाता है, एयर को जल्दी जल्दी ये अंदर लेकर आता है, क्योंकि जब अंतः श्वसन की अवधि कम होगी तो 2 सेकंड से कम में ही इंस्पिरेशन होगा, और अगर 2 सेकंड से कम में इंस्पिरेशन होगा तो श्वसन की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर श्वसन दर को प्रभावित या चेंज कर सकता है, बदल सकता है, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये श्वसन दर को अधिक कर रहा है मींस ये रैपिड ब्रीदिंग में कार्य कर रहा है मींस जल्दी जल्दी श्वसन के लिए जिम्मेदार है। तो हमने पढ़ा DRG मतलब नॉर्मल सांस, नॉर्मल ब्रीदिंग, VRG मतलब डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब जल्दी जल्दी सांस या रैपिड ब्रीदिंग। तो तीनों को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक रिफ्लेक्स के बारे में मींस एक चाप के बारे में, और इस रिफ्लेक्स का नाम है हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, जो एक साइंटिस्ट के नेम पर है। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। प्रोटेक्शन करना या सुरक्षा करना, ये हमारी कूपिकाओं को उनके फटने से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे?
कूपिकाओं में अगर अत्यधिक वायु बढ़ जाए, जैसे अगर हम ज्यादा इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे इंस्पिरेशन, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चाप या जो रिफ्लेक्स है उसी को बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स नॉर्मली काम करता है? तो ये सामान्यतः निष्क्रिय रहता है, ये इनएक्टिवेट रहता है। ये कब एक्टिवेट होता है? जब कूपिका हवा से अत्यधिक भर जाए, मतलब कूपिका मींस एल्वेलाई बहुत ज्यादा अगर उसमें एयर आ गई है तो उसकी वजह से ये चाप एक्टिवेट हो जाता है, मींस ये रिफ्लेक्स काम करता है। क्या होता है? जब हवा कूपिका में अत्यधिक भर जाएगी तो उसकी वजह से वायु दाब बढ़ जाएगा। वायु का दाब बढ़ेगा तो वहीं पर, क्योंकि कूपिका से पहले पाए जाते हैं ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स मींस श्वसनी और श्वसनिकाएं, उनमें उनकी भित्तियों में पाए जाते हैं कुछ ग्राही, उन्हें बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर वैसे तो एक्टिवेट होते नहीं है, स्ट्रेच रिसेप्टर तब एक्टिवेट होंगे जब स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग कब होगी? जब वायु दाब ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर कूपिका हवा से अत्यधिक भर जाएगी तो वायु दाब के लगातार बढ़ने से ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में पाए जाने वाले ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ये सक्रिय हो जाएंगे, मींस एक्टिवेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? जैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ये यहां से एक आवेग भेजेंगे, क्योंकि हम यहां से आवेग भेज रहे हैं मस्तिष्क पर, तो मस्तिष्क पर जो बॉडी से आवेग जाते हैं वो होते हैं सेंसरी मींस संवेगी। तो जो आवेग हैं वो इनिबिटरी आवेग होते हैं। इनिबिटरी मतलब जो कि श्वसन केंद्र को निष्क्रिय कर देते हैं, इनिबिट करते हैं। तो यहां से जो आवेग जाएंगे वो संदमित आवेग जाएंगे श्वसन केंद्र की तरफ, और श्वसन केंद्र पर जाकर उन श्वसन केंद्र को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उससे क्या प्रभाव होगा? हम इंस्पायर तब कर पाते हैं जब हमारे श्वसन केंद्र सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यहां श्वसन केंद्र निष्क्रिय हो गए तो हम अब इंस्पायर कर ही नहीं पाएंगे, मींस अंतः श्वसन बंद हो जाएगा, और अंतः श्वसन बंद हो गया तो अब क्या होगा? बहिः श्वसन मींस जो वायु कूपिकाओं में भर गई थी वो अब बाहर निकाल दी जाएगी। इसका मतलब जो कूपिकाओं में ज्यादा वायु भर गई थी उसको बाहर निकाल के कूपिकाओं को बस्ट होने से, फूटने से बचाया जा रहा है, और वो बचाव हो रहा है इस रिफ्लेक्स की वजह से। इसी को बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स मींस हेरिंग ब्रूअर चाप। डीआरजी वीआरजी पॉन्स और हेरिंग ब्रूअर चाप के बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कीमो सेंसिटिव एरिया मींस रसायन संवेदी क्षेत्र के बारे में। ये कहां पाए जाते हैं? तो ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, और डीआरजी एवं वीआरजी के पास स्थित होते हैं। कीमो मींस रसायन, रसायन मींस केमिकल के लिए जो सेंसिटिव है, और केमिकल में ये पहचानते हैं इसकी पीएच को। हम ये जानते हैं पीएच H+ आयन कंसंट्रेशन से प्रभावित होती है, मींस H+ की आयन की सांद्रता पीएच को बनाती है। H+ आयन की सांद्रता को CO2 की सांद्रता प्रभावित करती है। तो मैं सीधे कह सकता हूं कि ये जो क्षेत्र है ये CO2 एवं H+ आयन की सांद्रता के लिए सेंसिटिव मींस संवेदी होते हैं। ये क्षेत्र वैसे तो निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन जब H+ और CO2 की सांद्रता धमनीय रक्त मींस आर्टीरियल ब्लड में बढ़ जाएगी तो ये क्षेत्र जो है वो सक्रिय हो जाएंगे। मींस H+ आयन कंसंट्रेशन और CO2 कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है धमनीय रक्त में तो ये क्षेत्र सक्रिय हो जाएंगे, और ये सक्रिय होने के बाद हमारे जो श्वसन लय केंद्र डीआरजी और वीआरजी उन पर सिग्नल भेजेंगे, और वहां से जब सिग्नल आएगा तो हमारी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? ब्रीदिंग रेट के बढ़ने से जो CO2 है वो जल्दी जल्दी बॉडी में से बाहर निकलकर वातावरण में आ जाएगी। तो CO2 का कंसंट्रेशन जो बढ़ गया था
वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं रसायन संवेदी क्षेत्र। पूछा जाता है रसायन संवेदी क्षेत्र किसके लिए संवेदी होते हैं, तो आंसर जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन एंड CO2 कंसंट्रेशन। क्या ऑक्सीजन के लिए ये क्षेत्र संवेदी होते हैं? नहीं। एनसीईआरटी में दिया है कि श्वसन के नियमन में मींस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जो भूमिका है वो महत्वहीन मींस इनसिग्निफिकेंट होती है। ऐसा क्यों है? हमारे जो ब्रेन के सेंटर हैं वो हमारे मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक फ्लूइड जिसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसी की पीएच को देख पाते हैं और उस पीएच को चेंज केवल CO2 कंसंट्रेशन से ही किया जा सकता है। इस वजह से हमारे ब्रेन के सेंटर ऑक्सीजन को नहीं पहचान पाते। इसी वजह से ऑक्सीजन की भूमिका श्वसन के नियमन में महत्वहीन मींस इनसिग्निफिकेंट होती है। मतलब ऑक्सीजन का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं रसो संवेदी संवेदांग पर। संवेदांग मींस होता है रिसेप्टर और रसो संवेदी जो कि कीमो सेंसिटिव है, इस वजह से इन्हें कीमो रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये भी कीमो मतलब जो पहचानते हैं केमिकल में, और केमिकल में ये सेंस करते हैं उसकी पीएच को। मतलब ये रिसेप्टर भी H+ आयन कंसंट्रेशन एवं CO2 कंसंट्रेशन के लिए ही सेंसिटिव होते हैं और बिल्कुल इन्हीं की तरह ये कार्य कर रहे होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिसेप्टर पाए कहां जाते हैं। तो ये रिसेप्टर हमारे आर्टरी में पाए जाते हैं और उन आर्टरीज में से एक है महाधमनी मींस एरोटा, और वो भी एरोटा की आर्च मींस चाप में। तो ये पाया जाता है महाधमनी चाप में एवं ग्रीवा धमनी चाप में ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। मींस कह सकते हैं कि ये आर्च ऑफ एरोटा और कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं, और जैसा इन आर्टरीज का नेम है वैसा ही इन ग्राही का नाम होता है। आर्च ऑफ एरोटा में पाए जाने वाले इन ग्राही को बोलते हैं एरोटिक बॉडी, जबकि कैरोटिड आर्टरी में पाए जाने वाले इन ग्राही को बोलते हैं कैरोटिड बॉडी मींस कैरोटिड काय। ये दोनों ही H+ एवं CO2 की सांद्रता के लिए सेंसिटिव होते हैं। कार्य कैसे करते हैं? जब इन आर्टरी मींस धमनियों में CO2 एवं H+ की सांद्रता बढ़ जाती है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और यहां से ये सिग्नल भेजते हैं हमारे श्वसन के केंद्र पर। श्वसन केंद्र से सिग्नल आता है हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन पर, पेशियों पर, और श्वसन दर को बढ़ा दिया जाता है। श्वसन दर बढ़ने की वजह से जल्दी से CO2 बाहर निकलती है, जल्दी से ऑक्सीजन अंदर आती है और ये जो बढ़ी हुई CO2 या H+ आयन कंसंट्रेशन है ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से ये क्षेत्र और ये रिसेप्टर काम करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, श्वसन के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन होती है। अब कुछ अलग पॉइंट पढ़ते हैं। अगर किसी पर्सन को फीवर आ जाए मींस उसके शरीर का तापमान अगर बढ़ जाए, बुखार आ जाए, तो उस कंडीशन में उसकी ब्रीदिंग जो रेट है वो बढ़ जाती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस समय श्वसन के केंद्र जो हैं वो अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और इस वजह से श्वसन की दर बढ़ जाती है। ऐसे ही होता है जब रक्तदाब मींस ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उच्च रक्तदाब वाली स्थिति में भी पर्सन के अंदर श्वसन दर मींस ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। इसका भी रीजन बिल्कुल इसी की तरह है क्योंकि श्वसन जो केंद्र है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। एक वर्ड होता है हाइपोक्सिया, एक होता है एनोक्सिया। हाइपोक्सिया वर्ड का मतलब होता है ऊतकों को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो कम हो जाए। ऐसा कब होता है? जैसे कोई ब्लड वेसल है और उसमें अगर अंदर की साइड में कुछ जम जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जब हम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं जो लोग, उनके धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो जितनी रक्त की आपूर्ति किसी भाग को होनी चाहिए या जिस ऊतक को होनी चाहिए उतनी होगी नहीं,
रक्त की आपूर्ति कम होना ये कहलाता है इस्चीमिया। और रक्त अगर कम जाएगा तो रक्त ही तो ऑक्सीजन भी ले जा रहा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। एक होता है एनॉक्सिया, ए मतलब एब्सेंट और नॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति। अगर वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो पूरी उस धमनी को अगर बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, तो रक्त की आपूर्ति भी बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बंद हो जाएगी और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। और यही जब हम हार्ट में पढ़ते हैं इसकी वजह से हार्ट अटैक वाली कंडीशन डेवलप करती है। अब आते हैं एक ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, बोमेन ग्रंथि। वैसे तो आप बोमेन कैप्सूल कहीं पढ़ते हो, कहां पर? नेफ्रॉन का जो पार्ट है उसे बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ये उससे अलग है क्योंकि बोमेन जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। तो बोमेन ग्रंथि पाई जाती है ग्रांड एपिथेलियम में। ग्रांड एपिथेलियम मींस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो कि हमारे इस वेस्टिबुलर रीजन में नोज के पाया जाता है। तो ये पूछा गया है कि बोमेन ग्रंथि कहां प्रेजेंट होती है, तो आंसर जाएगा ग्रांड एपिथेलियम में ये उपस्थित होती है। कार्य इसके बहुत सारे हैं, यहां से कुछ एंटीबॉडीज का भी बनाना होता है, इसके अलावा ये म्यूकस को भी स्रावित करती है। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मींस श्वसन से संबंधित रोग। इसमें जो पहला रोग है वो है अस्थमा मींस दमा। दमा और अस्थमा ये एक प्रकार की एलर्जी होती है। एलर्जी मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का अति संवेदी मींस हाइपर सेंसिटिव हो जाना। जैसे अगर कोई पर्सन या कोई छोटा बच्चा धूल के कणों के प्रति अति संवेदी है, तो जैसे ही वो उस वातावरण में जाएगा उसमें इस रोग के लक्षण देखने को मिलेंगे। उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी, उसके श्वसन के समय घरघराहट जैसी आवाज होगी, तो वो सब आपको वहां पर पर्सन की या उस बच्चे के इम्यून सिस्टम के अति संवेदी होने की वजह से ऐसा होता है और इसे बोलते हैं एलर्जी। तो अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। अस्थमा में श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का शोध होना स्टार्ट होता है। श्वसनी एवं श्वसनिकाएं मींस ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में शोध का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है जब कोई जीवाणु या विषाणु हमारे बॉडी में प्रवेश करे या कोई बाहरी कण जैसे धूल के कण अगर हमारे बॉडी में अंदर आते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए, निकालने के लिए या मारने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो सबसे पहली प्रतिक्रिया देता है वो है इन्फ्लेमेशन। जैसे मधुमक्खी के काटने पर उस जगह पर लाल पल होना मींस उस जगह की रेडनेस होना, उस जगह का गर्म हो जाना, उस जगह पर दर्द होना और उस जगह पर सूजन आना, ये चार लक्षण को मिलाकर बोलते हैं शोथ मींस इन्फ्लेमेशन। ऐसा ही हमें एस्थमा में देखने को मिलता है। एस्थमा में ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। इससे क्या होगा? इससे पर्सन को सांस लेने में कठिनाई होगी। साथ ही ऐसे लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि पर्सन को सांस फूल जाती है। पर्सन की जब सांस फूलेगी उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही होगी। इसके अलावा इस रोग में श्वसन के समय घरघराहट जैसी आवाज सुनने को मिलेगी। घरघराहट जैसी आवाज को बोलते हैं व्हीजिंग साउंड और इसे सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप जो कि कान में लगा के डॉक्टर जब यहां पर लगाएगा उसे चेस्ट पर, तो घरघराहट जैसी आवाज उस स्टेथोस्कोप में सुनाई देगी। और हम ये समझ सकते हैं क्योंकि अस्थमा एक एलर्जी है, तो इसमें मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी रिएक्शन मींस एलर्जी अभिक्रिया देखने को हमें मिलेगी। तो ये था अस्थमा। अब आते हैं नेक्स्ट जो डिजीज, उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। नाम से ही पता लग रहा है श्वसनी शोथ मींस ये रोग ऐसा है जिसमें श्वसनी मींस ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। उसकी वजह से श्वसनी में सूजन, साथ ही साथ जलन और खुजली जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और इसमें लगातार खांसी रहती है, तो ये है ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में एक मेन डिफरेंस ये है कि अस्थमा में पर्सन की सांस फूलती है, पर्सन को सांस लेने में कठिनाई होती है, जबकि ऐसा ब्रोंकाइटिस में नहीं होता। जैसे ब्रोंकाइटिस सूखी खांसी जो हमें
नॉर्मली कभी कभी होती है, वो इस तरीके का ब्रोंकाइटिस ही होता है। अब आते हैं थर्ड डिसऑर्डर, जिसका नाम है एम्फाइसीमा या वातस्फीति। इसका प्रमुख कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग। और स्मोकिंग की वजह से पर्सन के एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, मींस कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। कूपिका भित्ति के क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो विनिमय सतह है वो घट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कूपिका की भित्ति के द्वारा ही गैसों का विनिमय हो पाता है। तो विनिमय सतह घट जाती है, ये एक प्रकार का चिरकालिक रोग होता है। क्यों बोल रहे हैं हम चिरकालिक रोग? हमारी बॉडी में दो तरीके के रोग होते हैं, एक एक्यूट जो तुरंत होने वाले हैं, और दूसरे होते हैं चिरकालिक क्रोनिक, मींस जो बहुत समय के बाद डेवलप होते हैं। जैसे धूम्रपान अगर कोई पर्सन 1 या 2 दिन कर रहा है तो उसको 1-2 दिन में एम्फाइसीमा डेवलप नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है काफी दिनों से तो उसमें एम्फाइसीमा होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत समय तक धूम्रपान करने से जो डेवलप हो रही है उसे इस वजह से चिरकालिक रोग बोला जा रहा है। अब आते हैं 4th नंबर की डिजीज पर। इसे बोलते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग, या इसी को बोलते हैं सिलिकोसिस, इसी को बोलते हैं एबेस्टोसिस, या इसी को बोला जाता है फुफ्फुसीय रेशा मैदा। ये क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, व्यावसायिक मींस व्यवसाय की वजह से उत्पन्न होने वाला श्वसन रोग। ऐसे व्यवसाय जिनमें लोगों को काम करने के दौरान ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां के धूल के कण या छोटे छोटे कण उस वायु में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से व्यवसाय हैं? जैसे खदानों में काम करने वाले जो खनिज पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे पत्थरों को तोड़ने वाले। उन जगहों पर जब कोई पर्सन काम करता है तो उसे लगातार ऐसे ही वातावरण में रहना होता है जहां की वायु में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। नॉर्मली जब हम धूल वाले वातावरण में जाते हैं तो हमें छींक या खांसी आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस छींक और खांसी के द्वारा उन धूल के कणों को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन लगातार ऐसे ही वातावरण में रहे तो उसके श्वसन पथ में ये जो धूल के कण हैं या छोटे छोटे जो कण हैं वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको निकालने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो शोध मींस इन्फ्लेमेशन डेवलप करवाता है, और ये शोध दीर्घकालीन होता है, बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक इसी वातावरण में रह रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा। जब इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक डेवलप करेगा तो इन्फ्लेमेशन में यहां के सेल को भी डैमेज कर दिया जाएगा, क्योंकि जब इन कणों को हटाया जाएगा तो कणों के साथ साथ कुछ हमारी भी सेल्स जो कि एल्वियोलाई में अंदर और बाहर हैं वो डैमेज होंगी। उनको वापस से रिपेयर करने के लिए या मरम्मत करने के लिए, जैसे यहां बाहर येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमने पढ़ा था, अगर वो डैमेज होगा तो उसकी जगह दूसरे फाइबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी बॉडी में जब कोई हीलिंग होती है मींस मरम्मत होती है तो उस जगह पर व्हाइट फाइबर मींस सफेद रेशे आते हैं। तो यहां पर रेशीय ऊतकों की प्रचुरता हो जाएगी, मींस प्रोलिफरेशन हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू का। क्योंकि रेशीय ऊतकों की प्रचुरता हो रही है इस वजह से इसे बोला जाता है रेशा मैदा मींस फाइब्रोसिस। हमें चाहिए था येलो फाइबर, आ रहा है व्हाइट फाइबर, तो जो एल्वियोलाई को फैलने और सिकुड़ने के लिए जो जरूरी येलो फाइबर था वो तो आ नहीं रहा, आ रहा है व्हाइट फाइबर, तो उसकी वजह से फेफड़े खराब हो जाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। क्यों बोल रहे हैं सिलिकोसिस और एबेस्टोसिस? क्योंकि वो सिलिका की खदान में काम करने वाले पर्सन को हो सकता है, या एबेस्टोस खनिज पदार्थों वाली खदान में काम करने वाले पर्सन को हो सकता है ये डिसऑर्डर। इस वजह से बोला जा रहा है सिलिकोसिस या एबेस्टोसिस। ऐसे लोगों को इन जगहों पर काम करने के दौरान मास्क यूज करना चाहिए। अब आते हैं 5th नंबर की जो डिजीज है उसका नाम है राइनाइटिस। राइनाइटिस मतलब जुकाम। नॉर्मली
हम लोगों को कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है। जुकाम होता क्या है, तो जुकाम में जो हमारा नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी है वहां पर इन्फ्लेमेशन डेवलप करता है। वो इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली किसी विषाणु के संक्रमण या इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है और इसमें पर्सन के नोज से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, म्यूकस निकलना स्टार्ट हो जाता है और इस रोग को बोलते हैं राइनाइटिस। तो ये थे श्वसन से संबंधित रोग। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? हमारे कंठ में एक उभार जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है और जो कि ज्यादातर नर में पाया जाता है, वो उभार कहलाता है एडम्स एप्पल। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल ये लैरिंक्स में पाए जाने वाले थायराइड उपास्थि से मिलकर बना होता है और जो कि नर में ज्यादा विकसित या ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फुफ्फुसीय संवातन और कूपिकीय संवातन से रिलेटेड। फुफ्फुसीय संवातन मींस पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो कि लंग्स और एनवायरमेंट मींस फेफड़े और वातावरण के बीच में गैसीय विनिमय होता है, उसका मान कूपिकीय संवातन मींस फेफड़े की कूपिका और रक्त के बीच में जो गैसीय विनिमय है उससे ज्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेफड़े और वातावरण के बीच में नॉर्मली 500 ml का एक्सचेंज होता है, जबकि एल्विलाई और ब्लड के बीच में 350 ml का ही एक्सचेंज होता है। इसी वजह से फुफ्फुसीय संवातन का मान कूपिकीय संवातन से ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई अगर पर्सन ऊंचाई वाले स्थानों पर जैसे कि पहाड़ों पर, उन पहाड़ों में से जैसे एक एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन में रोहतांग दर्रे, ऐसी जगहों पर जाता है तो उसके शरीर में क्या अवस्थाएं देखने को मिलती हैं या क्या चेंज देखने को मिलता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पे PO2 ज्यादा होता है। ऊंचाई वाले स्थानों पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने की वजह से वहां सही से ब्रीथ या श्वसन को नियमन करने के लिए श्वसन दर को बढ़ाना होता है, हृदय दर को भी बढ़ाना होता है और साथ ही साथ RBC का नंबर भी बढ़ जाता है। ये सब ऊंचे स्थानों पर जाने पर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन और CO2 के सही परिवहन के लिए ब्लड कैसा होना चाहिए। ब्लड के स्वरूप को अगर हम बदल दें या ब्लड कंडीशन है नॉर्मल, अगर हम उसे बदल देते हैं तो या तो ऑक्सीजन या CO2 के परिवहन में कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। इस वजह से ऑक्सीजन और CO2 के सही परिवहन के लिए जरूरी है कि ब्लड नॉर्मल pH का होना चाहिए और नॉर्मली ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन मींस हल्का क्षारीय होता है। इस वजह से ऑक्सीजन और CO2 के सही परिवहन के लिए ब्लड हल्का क्षारीय होना चाहिए। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन जो नीट में आया है उसमें पूछा गया है कि श्वसन के बीच में व्यक्ति के फेफड़े सिकुड़ते नहीं हैं क्योंकि उसमें एक वायु हमेशा भरी हुई रहती है। वो वायु बाहर हम क्यों नहीं निकाल सकते, इसका रीजन पूछा गया है। तो उसका रीजन है अंतः प्लूरल दाब मींस इंट्रा प्लूरल प्रेशर का सदैव ऋणात्मक होना। ये क्या होता है? हमने एक दाब तो पहले पढ़ा था, अंतः फुफ्फुसीय दाब मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है इंट्रा प्लूरल प्रेशर मींस अंतः प्लूरल दाब, और ये पाया जाता है इस स्पेस में जिसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा। और ये स्पेस हम जानते हैं पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में होता है। तो अंतः प्लूरल दाब जो कि इस प्लूरल गुहा में पाया जाता है वो सदैव ऋणात्मक होता है मींस ऑलवेज नेगेटिव होता है। इसके ऋणात्मक होने की वजह से क्या हुआ? ऋणात्मक होने की वजह से ये जो लंग्स की भित्ति हैं, जो फेफड़ों की भित्तियां हैं, वॉल हैं, ये दूर खिंची हुई रहती हैं और दूर खिंचने की वजह से इस लंग्स के अंदर जो एयर हमेशा भरी हुई रहती है, जिसे हम अवशेषी वायु कहते हैं, उसे हम कभी भी बाहर
नहीं निकाल सकते। तो ये वायु कभी बाहर क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि अंतः प्लूरल दाब सदैव ऋणात्मक होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में अब हम आगे पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन से किसकी बंधुता ज्यादा है, किसकी कम है, उसके बारे में। तो हीमोग्लोबिन में फीटल हीमोग्लोबिन की बंधुता एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। मींस भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की बंधुता वयस्क हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। और इनके अलावा पेशियों में पाया जाने वाला एक वर्णक जिसे मायोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी बंधुता इन दोनों से ज्यादा होती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 ग्राफ आपको दिए हुए रहते हैं, मींस 3 कर्व दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पूछा जाए इन तीनों में से कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट तो रिप्रेजेंट कर रहा है HbA मींस व्यस्क हीमोग्लोबिन को, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है भ्रूणीय हीमोग्लोबिन को, और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है मायोग्लोबिन को। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसकी बंधुता ज्यादा होगी वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सबसे ज्यादा बंधुता मायोग्लोबिन की है तो वो सबसे लेफ्ट साइड में होगा, मींस थर्ड वाला मायोग्लोबिन है। जिसकी बंधुता सबसे कम है वो राइट साइड में होगा, मींस HbA है। और HbA से भी ज्यादा बंधुता HbF की होती है, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की, क्योंकि इसमें गामा चेन पाई जाती है, जिनकी वजह से 30% मोर एफिनिटी, ज्यादा बंधुता हो जाती है ऑक्सीजन के लिए। तो ये इस HbA के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो कर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मायोग्लोबिन में कितने Fe+2 अणु होते हैं, तो एक Fe+2 अणु पाया जाता है। अब आते हैं एक और पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल शंट, मींस कार्यकीय शंट। ये क्या होता है? जितना भी ब्लड हार्ट से लंग्स पर आता है ऑक्सीजनीकरण के लिए, उसमें से 98% ब्लड का ही ऑक्सीजनीकरण हो पाता है। 2% ब्लड जैसा आता है वो बिना ऑक्सीजनीकरण के वैसा ही चला जाता है, मींस डीऑक्सीजनेटेड आया है 2% और वो डीऑक्सीजनेटेड ही चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किसी डिजीज पर्सन में होता है? नहीं, ऐसा एक नॉर्मल पर्सन में, मींस एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि श्वसन पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके 2 पार्ट थे, एक्सचेंज जोन और कंडक्शन जोन, उस कंडक्शन जोन का कुछ पार्ट पाया जाता है लंग्स के अंदर, जिसमें गैसीय विनिमय तो होता नहीं है। तो वहां जो ब्लड आता है हार्ट से, वो वैसा ही बिना ऑक्सीजनीकरण के चला जाता है, और वो परसेंट होती है 2%, मींस 2% ब्लड का बिना ऑक्सीजनीकरण के वापस चले जाना और 98% का ऑक्सीजनीकरण होना, ये होता है फिजियोलॉजिकल शंट, मींस कार्यकीय शंट के द्वारा। अब आते हैं स्पायरोग्राम। ये क्या होता है? एम्स में एक बार इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जब हम आयतन और क्षमताओं को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, टीवी मींस ज्वारीय आयतन, IRV मींस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV मींस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV मींस रेजिडुअल वॉल्यूम, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। कैसे? इस ग्राफ को याद करने के लिए हमें याद रखना होगा कि इस ग्राफ में ऊपर जाना कहलाता है इंस्पिरेशन। ये ट्रिक याद रखनी है, ऊपर जाना है इंस्पिरेशन और नीचे आना है एक्सपिरेशन। कैसे? नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं या नॉर्मली जितना हम एक्सपायर करते हैं उसी को बोलते हैं टीवी। दोबारा समझते हैं, नॉर्मल हम जितना अंतः श्वसन कर रहे हैं या नॉर्मल हम जितना बहिर्श्वसन करते हैं उस वॉल्यूम को बोलते हैं टीवी, और वो 500 ml है। नॉर्मल हम जितना अंतः श्वसित करते हैं और कितना कर सकते हैं वो है IRV। तो टीवी के अलावा जितना कर सकते हैं वो है IRV। वापस हमें नीचे आना है, तो मैंने बोला था ग्राफ को पढ़ने का नियम है ऊपर जाना इंस्पिरेशन, नीचे आना एक्सप्रेशन। तो देख रहे हैं हम, पहले हमने IRV को लिया था, अब हम IRV को निकाल रहे हैं, फिर हमने टीवी को निकाल दिया और वापस हम वहां पहुंच गए। फिर से नॉर्मली जितना हम ले रहे हैं या नॉर्मली हम जितना निकाल रहे हैं वो टीवी है, नॉर्मली जितना निकाल रहे हैं वो टीवी है। नॉर्मल के अलावा एडिशनल और कितनी निकाल सकते हैं वो
ERV है। ERV को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो फिर से हमें इस ERV को लेना पड़ रहा है, फिर हमें टीवी को लेना पड़ रहा है और टीवी को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ पढ़ते हैं। और एक वॉल्यूम ऐसा है जिसे ना हम अंतःश्वसित कर रहे हैं ना बहिर्श्वसित कर रहे हैं, जो पहली बार ब्रीथ के दौरान, प्रथम श्वसन के दौरान जो ली गई थी और जो लंग्स में जाकर सेट हो गई थी। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है, ये 5 बिंदु दिए हुए हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन किस क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए जो हमें दिखाई दे रहा है वो मिलकर बना है IRV और टीवी से, तो इसको मिलाकर बोलते हैं अंतःश्वसनीय क्षमता, मींस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बी जो कि हमें दिखाई दे रहा है टीवी और ERV को मिला के, तो इसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मींस बहिर्श्वसनीय क्षमता। सी जो हमें दिख रहा है ERV और RV से मिलकर बना है, तो इसे मिलाकर बोलते हैं FRP, मींस प्रकार्यात्मक अवशेषी क्षमता। डी जो हमें दिखाई दे रहा है IRV, टीवी और ERV से मिलकर बना है, तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं जैव क्षमता, मींस वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट में ई, इन चारों को मिलाकर ये कहलाती है कुल फुफ्फुसीय क्षमता, मींस टोटल लंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो यहाँ कंप्लीट हुए और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया।